हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस होता है। मैंने देखा है बहुत सारे रिसोर्स पर्सन बोलते हैं कि वन एंड द सेम थिंग है। शायद मैंने भी कई बार बोला है ये कि एक ही बात है। अच्छा, गुड थिंग है भी एक ही बात, ये कोई बहुत फ़र्क नहीं है, एक माइन्यूट सा फ़र्क है, उसके बारे में हम बात करते हैं। मेरे फ्रेंड प्रोफेसर ब्रिजेश ने ये पेपर मुझे बताया कि आप ये पेपर पढ़ें, इसमें काफ़ी अच्छे से गिवन है। और ये पेपर एक्चुअली रिसर्च के फंडामेंटल्स की बात करता है। ये एपिस्टेमोलॉजी की बात करता है, मेथोडोलॉजी की बात करता है, मेथड्स की बात करता है, टाइप्स अलग अलग हैं, रीजनिंग जो अप्रोचेस हैं इंडक्टिव या डिडक्टिव उनकी। तो ये एक बेसिकली रिसर्च ओनियन से कनेक्टेड जो कंसेप्ट हैं उनके बारे में बात करता है। सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लीजिए, रिसर्च गेट के ऊपर अवेलेबल है ये पेपर। और इज़ देयर ए डिफरेंस बिटवीन कंसेप्चुअल एंड थियोरेटिकल फ्रेमवर्क 2014 के अंदर ये पब्लिश हुआ है। और सिटवाला एमेंडा, आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, सिटवाला एमेंडा इन ये ऑथर हैं इसके। इन्होंने सबसे पहले डिफाइन किया कि फ्रेमवर्क है क्या, किसको बोलते हैं हम फ्रेमवर्क। और ये बोलते हैं फ्रेमवर्क एक स्ट्रक्चर है, फ्रेमवर्क वो तरीका है जिससे आप सारे डिसीजन लेते हैं, ये आपका लेंस है जिससे आप अपनी रिसर्च को देखते हैं, इसके अनुसार ही सारी चीज़ चलेगी। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ऑथर ने कहा कि मेरे 3 स्टूडेंट एक ही टॉपिक पे काम कर रहे हैं और वो है स्ट्रीट चिल्ड्रन। पहले का काम है सोशियोलॉजी का, तो वो ये देख रहे हैं कि व्हाट फैक्टर्स लीड दिस, कि वो चिल्ड्रन जो थे, पर्टिकुलरली बॉयज़ थे, गर्ल्स नहीं थी, जो बॉयज़ थे वो कैसे पहुंच गए वहाँ पे, वो सर्वाइव कैसे कर रहे हैं, वो किस तरह से, क्या वहाँ पे स्ट्रगल चल रही है, सोसाइटी कैसे बिहेव कर रही है। यानी इनका जो पूरा लेंस रहेगा वो सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से है। सेकंड स्टूडेंट साइकोलॉजी में काम कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस, वहाँ पे लर्निंग कैसी है, डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, कॉग्निटिव कैसे उनकी जो अपब्रिंगिंग है वो क्या हो रही है, उसके ऊपर ये काम करना चाह रहे हैं। थर्ड है एजुकेशन से, और इनका ये कहना है कि स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए स्कूल रिस्पॉन्सिबल है। अब ऑथर यहाँ बोलते हैं कि फर्स्ट तो ऐसा लगता है नहीं, स्कूल तो सॉल्यूशन है, स्कूल थोड़ी ना प्रॉब्लम है। पर उनके जो स्टूडेंट हैं उनका कहना है नहीं, ऐसा होता है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं बच्चे को, बच्चा स्कूल नहीं जाना चाह रहा, तो रिजल्टिंग इन के बच्चे घर से भाग जाते हैं और वो फिर फाइनली स्ट्रीट के ऊपर लैंड हो गए हैं। तो स्कूल में क्या होना चाहिए, करिकुलम कैसा होना चाहिए, बच्चे को कैसे रखें। तो आपने देखा एक ही टॉपिक है लेकिन 3 बिल्कुल अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, यानी वो आपका लेंस है जिससे आप देखते हैं रिसर्च को। ये हमारा फ्रेमवर्क हो गया। नेक्स्ट ये बोलते हैं, इससे पहले हम कुछ और चीज़ों की बातें कर लेते हैं, इससे पहले हम थ्योरेटिकल और इनकी बात करें। इन जनरल हम एक वर्ड बोलते हैं रिसर्च के बारे में, अगर देखें तो रिसर्च को बहुत सारी डेफिनेशन है। 2005 की एक डेफिनेशन है डिवोस की, ये बोल रहे हैं कि रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक, कंट्रोल्ड, एम्पेरिकल, क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन phenomena guided by theory and hypothesis about the presumed relationship about such phenomena। इनका ये कहना है कि ऐसे तो बहुत सारी हैं डेफिनेशंस, लेकिन पर्टिकुलरली इस डेफिनेशन में एक टर्म यूज की गई है, गाइडेड बाय द थ्योरी। इसका क्या मतलब है? तो क्या इसका मतलब ये है कि बिना थ्योरी के आप रिसर्च नहीं कर सकते? तो देखिए, ये जो ऑथर का क्लेम है कि हमारा ये पर्सपेक्टिव बना लार्जली साइंसेज से। सबसे पहले नेचुरल साइंसेज में काम हुआ, हमने अपने प्लेनेट को समझा, हमने स्काई को बारे में सोचा, हमने कुछ जो आसपास की चीज़ें हम यूज़ करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये इवॉल्व हुई। और हमने वहाँ पे कॉल किया वर्ड लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रोज लॉ। लॉ का मतलब है फिजिकल एलिमेंट हर सिचुएशन में ऐसे ही बिहेव करेंगे, यानी आप Na+Cl जब भी मिलाएंगे हर बार वही चीज़ होगा, तो इसको एम्पेरिकल बोलते हैं। टाइम एंड अगेन चेक, तो वो वही बना। तो ऑथर का ये कहना है कि बहुत हद तक हमारी जो शुरू में बिहेवियरल रिसर्च रही वो नेचुरल से ही इन्फ्लुएंस रही, कि आपकी एक थ्योरी होगी, सर्टनली हमारे यहाँ लॉ नहीं होते, सोशल साइंस में यहाँ एक थ्योरी होगी, उस थ्योरी के बेस पे हम आगे चलेंगे, अपनी हाइपोथेसिस बनाएंगे, चेक करेंगे। दैट्स वाई हम ये वर्ड मिलता है हमें थ्योरी वगैरह पे। लेकिन और आगे चलते हैं, थ्योरी है क्या अपने आप में। तो थ्योरी में इसकी भी अगेन कई डेफिनेशन है, तो हम सीधा एक उस पर चलते हैं। टोटल इन्होंने कहा किसी भी डेफिनेशन में ये 3-4 पार्ट आपको मिलेंगे, 3 चीज़ें मिलती हैं। पहले तो सेट ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोपोजिशन होगा, बहुत सारे वेरिएबल हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, उनका भी रिलेशनशिप स्टडी किया जाएगा, यानी कोई डिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा, कोई प्रिडिक्टर होगा, आउटकम होगा, इस तरह से। और इसमें हम प्रिडिक्शन ज़रूर करते हैं, आप एक शॉर्ट टर्म प्रिडिक्शन करते हैं, फिर देखते हैं ठीक हुए नहीं हुए। वेकर ने कहा इसके 4 कंपोनेंट है। पहला तो उसकी एक डेफिनेशन बताया, फिर एक डोमेन भी होता है, किस डोमेन में आप थ्योरी बात कर रहे हैं, फिर रिलेशनशिप है और प्रिडिक्शन है, इन सब के बारे में हम थ्योरी बोलते हैं। और इन्होंने कुछ गुड फीचर्स भी दी हैं थ्योरी की, तो हम यह पढ़ लीजिएगा, अच्छा पेपर है। मैं क्विकली चलता हूँ
कुछ कंसेप्ट्स के ऊपर। कंसेप्ट्स में इन्होंने कहा कि थ्योरीज की क्लासिफिकेशन वगैरह है, कंसेप्ट की डेफिनेशन दी है। कंसेप्ट एक हमारा है इमेज और सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, उसका आप कैसे सोचते हैं। जैसे मैंने कहा लिव इन रिलेशनशिप, विदाउट मैरिज आप साथ रह रहे हैं, अब ये तो एक कंसेप्ट है ना। तो ये क्या है, आपका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है या आपका एक इमेज है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया की, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट की। ओके, बेसिक डिफरेंस क्या है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में। ऑथर का ये कहना है, देखिए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क नाम से पता लग रहा है ये थ्योरी से इमर्ज हो रहा है। जब आपका पूरा स्ट्रक्चर, आपका वर्क एक थ्योरी के बेस पे चलेगा तो उसको बोलते हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ एन थ्योरी और अ सेट ऑफ कंसेप्ट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम थ्योरी, मे बी फुल थ्योरी, मे बी पार्ट ऑफ इट। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम जो बात करेंगे F इज इक्वल टू एम ए, तो इसमें फोर्स की बात करेंगे, मास की, वेट की, एक्सेलरेशन की, ग्रेविटी की, मोशन की, ये सारे एक ही फील्ड के अंदर हैं। तो ये हमारा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हो गया, सब इसी डोमेन में है। लेकिन कई बारी सोशल साइंसेज में खास तौर पे हम बात करते हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की, जैसे लर्निंग, जैसे स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस एक डोमेन का थोड़ी है। स्ट्रेस के बहुत सारे बायोलॉजिकल रीजन्स हो सकते हैं, स्ट्रेस के बहुत सारे सोशल रीजन हो सकते हैं, पर्सनल रीजन हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन रीजन हो सकते हैं, उसकी रेमेडी स्पिरिचुअलिटी में हो सकती है, सोशोलॉजी के अंदर हो सकती है, बहुत तरह की चीज़ें हैं। यानी यहाँ पर एक थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होगी। तो इस केस में क्या रहेगा, रिसर्चर को जब लगे कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो एक फील्ड के अंदर नहीं हो रही, एक थ्योरी से सॉल्व नहीं हो रही, रादर मुझे बहुत सारी चीज़ों की सिंथेसिस करनी पड़ेगी, तो ये हमारा बनता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। यानी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में थ्योरी होती है और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में बहुत सारे रिलेटेड कंसेप्ट्स होते हैं। इसको ऑथर ने डिफाइन किया है एक टेबल से। देखिए, सबसे पहले तो ये आ गया कि इसका जेनेसिस कहाँ पर है। जेनेसिस में हमें मिलता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बहुत सारे कंसेप्ट से मिलकर बनता है, बहुत सारे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव हैं अलग अलग, यानी मल्टी डिसिप्लिनरी है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एक थ्योरी से है, पार्टली या फुल्ली। दोनों का सेम पर्पज़ है, दोनों में वेरिएबल होते हैं, कंसेप्ट्स होते हैं, जनरल अप्रोच है, मेथोडोलॉजी कैसे हमें करना है, वो रिजल्ट सेम है। डाटा कैसे कलेक्ट करना है, इंटरप्रिटेशन, मैं ये नहीं कह रहा डाटा कलेक्शन मेथड सेम है, मैं कह रहा हूँ कि इस बारे में दोनों बताते हैं, वो ठीक है। लेकिन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में हम फ्यूचर की भी बात करते हैं। ऐसा क्यों? थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में एक थ्योरी है, थ्योरी पे काम किया, अप्रूव करेंगे, डिसअप्रूव करेंगे। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में आप बोलते हैं बहुत सारी चीज़ों को जोड़ जोड़ के आपने अपना एक स्ट्रक्चर बनाया, अब फ्यूचर में कैसे करें, क्या वो स्ट्रक्चर सॉलिडिफाई हो गया है और काम करना है, यहाँ पर भी आप बात करते हैं। कंसेप्चुअल मीनिंग सिंथेसिस ऑफ द रेलिवेंट कंसेप्ट, और ये एक पे काम करता है, एक थ्योरी पे। जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है वो इंडक्टिव है। इंडक्टिव के लिए हमेशा रिमेंबर द वर्ड इज एग्रीगेशन, छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ते जाइए, फिर आप एक कंसेप्ट बनाते हैं। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डिडक्टिव है, एक थ्योरी है, उसके छोटा 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 आप पे काम करते हैं। मेथोडोलॉजिकल कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, क्वालिटेटिव भी यूज़ कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। थ्योरेटिकल ज़्यादातर क्वांटिटेटिव पे होता है, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे होते हैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, सर्वे, टेस्ट। जबकि कंसेप्चुअल में हम इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, पर इंटरव्यू, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ये भी यूज़ कर सकते हैं। कंटेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, किस कंटेक्स्ट में क्या बात कही गई है। यहाँ पे कंटेक्स्ट नहीं होता, ये यूनिवर्सल की बात कर रहे हैं, हर कंटेक्स्ट में सेम है। और स्कोप ये लिमिटेड है, क्योंकि मैंने एक स्ट्रेस का जो बनाया, तो क्या इसका मतलब है बाइंग बिहेवियर पे भी मेरा वही चीज़ लगेगा? बिल्कुल भी नहीं, बाइंग बिहेवियर पे कुछ और लगेगा, तीसरे पे कुछ और लगेगा, फिजिकल ट्रॉमा है उसका कोई और कंसेप्ट हो सकता है। यानी इसकी उसी रिसर्च कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क उसी प्रॉब्लम में काम करेगा, बड़ी जनरल इसकी लिमिटेड इसकी एप्लीकेबिलिटी है। जबकि थ्योरी तो एक कंप्लीट एरिया में काम करती है। और भी इन्होंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं, मेथडोलॉजी क्या है, ट्रैंगुलेशन क्या है, ये सब चीज़ें। एक काफ़ी अच्छा पेपर है जो पढ़ना चाहिए, तो मुझे लगा कि इस पे हमें बात करनी चाहिए। सो दैट वाज अबाउट दिस पेपर। लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू।